Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis जहां पे हम दोनों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज को गो थ्रू करेंगे एंड उसके बाद सबसे अवेटेड आपके जो आज के 20+1 जीके क्वेश्चन जो हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज हेडलाइंस फॉर टुडे उनको हम वहां पे गो थ्रू करेंगे, साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। अगेन इट इज एडवाइजेबल टू ऑल ऑफ द नॉन क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स कि आप इन सब के नोट्स बनाइए एंड प्लस अगर आप क्लैट प्रेप स्टूडेंट है या नॉन क्लैट प्रेप हैं तो जो लास्ट में आपके क्वेश्चंस आते हैं उनके आपको क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए आज की न्यूज हेडलाइन स्टार्ट करते हैं एंड आज आई वुड से कि वन ऑफ द फेवरेट मेरा न्यूज एनालिसिस है। द रीजन बीइंग कि जो सबसे पहली न्यूज मैं वो कवर कर रहा हूं वो आपकी रिलेट करती है इंडिया की कल की ट्रायम के साथ, जो हमने नॉट ट्रायम के साथ में जो हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है उसकी जो खुशी है उस न्यूज के साथ में हम आज का जो सेशन है वो इनिशिएट करेंगे। ओके, एट द सेम टाइम लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू all students who are serious for CLAT, ALET और any other law entrance examination कि देखिए आपकी अगर टीम कोई भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जीतती है तो वो पूरा जो स्पोर्ट्स है आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप ये मत सोचना कि सर T20 वर्ल्ड कप से क्वेश्चंस क्यों आएंगे, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आपके उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं वो भी आपके कवर हों। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही आपको रिक्वायर्ड है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में करने के लिए। Okay, so let's start with the news analysis for today and I'm going to give you some very important one-liners from the ICC T20 World Cup of this year. Okay, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप नॉन क्लैट प्रेप स्टूडेंट है प्लीज राइट इट डाउन समवेयर। क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स को तो ये सारा मटेरियल अवेलेबल होता ही है। Okay, so let's start with the first news. Okay, and we'll start with this beautiful image where the players are celebrating after winning this year's World Cup. Okay, तो यहां पे सबसे पहले जैसे हम लास्ट ईयर का एग्जांपल लें तो रेदर देन आस्किंग द विनर ऑफ अ टेनिस टूर्नामेंट, पिछली बार एलेट के एग्जाम में आपसे उसमें रनर अप जो था वो पूछा गया था। तो यहां पर भी आपका क्योंकि ये टीम टूर्नामेंट होता है तो यहां पे प्लेयर तो नहीं बट पूरी टीम आपसे पूछी जा सकती है। तो सिर्फ यही जानना काफी नहीं होगा कि किसने इस बार का T20 वर्ल्ड कप जीता है, बिकॉज इंडियन हो तो पॉसिबली आपको यह चीज पता होगी, याद होगी, लेकिन यह जानना कि किसको हराया गया था यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे इंडिया ने वैसे तो ये बहुत सिंपल सा है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर क्रिकेट फैंस, और नहीं भी है तो T20 वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट सबके साथ था। तो आई एम श्योर आपने को ये चीज तो आपने फॉलो करी होगी कि इंडिया ने यहां पे न्यूजीलैंड को डिफीट करा है फाइनल के अंदर में। मैं भी बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूं, मैं भी पूरा वर्ल्ड कप फॉलो किया एंड आई वाज वरीड कि अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में होती सो इट वुड हैव बीन अ टफ कंपटीशन, बट स्टिल आई वुड हैव फेवर्ड इंडिया कि ये ही इस बार का वर्ल्ड कप जीतेगी न्यूजीलैंड के साथ, बिकॉज वी जस्ट हैड अ सीरीज बिफोर दिस वर्ल्ड कप, सो वी न्यू कि विच टीम वी आर गोइंग टू फेस, व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर देयर वीकनेसेस, एंड इंडिया बॉट देयर ए गेम टू विन दिस वर्ल्ड कप ऑल्सो। ओके, तो यहां पे न्यूजीलैंड को डिफीट करके फाइनल में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। और ये जो जीत है ये इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज हमने बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स थे, जो हिस्ट्री थी इस टूर्नामेंट की, उस पर्टिकुलर हिस्ट्री को ब्रेक करा है। आज तक कुछ चीजें हमने ऐसी करी हैं जो इससे पहले हमने क्या किसी भी टीम ने नहीं किया था। तो वो सब जो स्पेशल मोमेंट्स है, वो सब जो हिस्टोरिकल डेटा है, वो सब भी हमें कवर करना जरूरी है। ओके, यहां पे इस स्टेडियम के साथ में जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम जुड़ा हुआ है, इसका अगर यहां पे हमारी डिफीट हो जाती तो शायद ये जो स्टेडियम है ये हमारे लिए एक जिंक्स बन जाता, बिकॉज पिछला वर्ल्ड कप फाइनल भी हम यहां ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, वो वैसे 50 ओवर वर्ल्ड कप था, वो भी हम हारे थे। लेकिन यहां पे जो इसका एक हमारे एक पर्टिकुलर जो जख्म था, ये कह सकते हैं हम अहमदाबाद स्टेडियम का, वो हमने आज अपने वुंड को फिल कर लिया है। ओके, कहां पे हुआ था फाइनल मैच आपका? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद गुजरात के अंदर में है, उसके अंदर में ये आपका जो फाइनल मैच है वो कंडक्ट किया गया था। यहां पे 96 रन से फाइनल में इंडिया ने न्यूजीलैंड को डिफीट किया है। ओके, इसके बाद आपसे सिंपल जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। सम स्टूडेंट्स माइट मिस आउट ऑन दिस, सो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं कि भाई इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे। कैप्टन यहां पे है, प्लेयर ऑफ द मैच टूर्नामेंट है, एक चीज नहीं है, इंडिया के कोच। ओके, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया के कोच कौन है।
ओके एनीवे, तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम के हु वाज कोचिंग इंडियन क्रिकेट टीम ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप, उस टाइम में कौन थे कोच। ओके एनीवे, कैप्टन कौन है, तो स्काई, इनको शॉर्ट में स्काई कहते हैं, सूर्य कुमार यादव जो है, ही वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट T20 टीम फॉर दिस स्पेसिफिक वर्ल्ड कप। और सिर्फ इसी वर्ल्ड कप के ही विनर कैप्टन नहीं, आपको जो आज तक पहले भी हमारे वर्ल्ड कप विनर कैप्टन्स रहे उनके नाम भी पता होने चाहिए। स्पेसिफिकली फॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दोस्त जो क्रिकेट के फैन नहीं है, क्रिकेट को फॉलो नहीं करते हैं, तो पॉसिबली उनके लिए शायद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए आई वुड एडवाइस कि आप इसको अच्छे से करें। ओके तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया को कैप्टन किया है सूर्य कुमार यादव ने। प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच का जो ट्रॉफी है वो किसको दिया गया, सो इट वाज गिवन टू जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो आपके स्पेयर हेड है, फास्ट बॉलिंग के एकदम टॉप फास्ट बॉलिंग के अंदर में एकदम टॉप स्पॉट रखते हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर काउंट किए जाते हैं, नॉट इन रैंकिंग टर्म्स, मैं जनरल कह रहा हूं। वैसे वरुण चक्रवर्ती जो अनदर इंडियन है, ही इज वर्ल्ड नंबर 1 ऑल्सो। ओके आई नो क्रिकेट में का फैन हूं तो बहुत सारे डिटेल्स आपको बताता ही जा रहा हूं। एनीवे, तो यहां पे प्लेयर ऑफ द फाइनल जसप्रीत बुमराह को मिला था फॉर हिज एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंस इन द फाइनल मैच। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन रहा, तो उसका आंसर हो जाएगा संजू सैमसन। तो संजू सैमसन के अगेंस्ट में, संजू सैमसन जो है वो बहुत टाइम से टीम में है, बट ही वाज नॉट परफॉर्मिंग। लेकिन यहां पे क्वार्टर फाइनल जो आपका एक सुपर 8 में लास्ट मैच था वेस्ट इंडीज से जीतने का, उसमें ही प्लेड अ एक्सेप्शनल इनिंग ऑफ 90+। एंड उसके बाद जो आपका सेमीफाइनल था अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें ही अगेन स्कोर 89, एंड अगेन जो फाइनल था उसमें अगेन ही स्कोर 89। तो उनके 3 बैक टू बैक इतने अच्छे स्कोर्स थे जिसने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करा है, मेजर कंट्रीब्यूट करा है इंडिया के इस वर्ल्ड कप विक्ट्री में। सो दिस बिकम्स आल्सो इंपॉर्टेंट कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, संजू सैमसन है, प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन है, जसप्रीत बुमराह है। ओके तो यस, ये सब स्पोर्ट्स, ये मत समझना स्पोर्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम पर्पसेस। जीके के अंदर में कोई भी एग्जाम हो, आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आता है। ओके इसमें हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनर अगर आपसे T20 वर्ल्ड कप का क्वेश्चन पूछेगा तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो यहां से कुछ ना कुछ सवाल पूछेगा। ओके सो लाइक आई वाज टेलिंग यू कि ये वर्ल्ड कप विक्ट्री क्यों इतनी स्पेशल है। सो वन ऑफ द रीजन इज कि यहां पे इंडिया जो है, दिस इज ऑल अबाउट इंडिया। इंडिया इज द फर्स्ट टीम टू विन बैक टू बैक ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। ओके इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो वापस उस वर्ल्ड कप को जीते। तो 2024 में हमने साउथ अफ्रीका को हरा के T20 वर्ल्ड कप जीता था। अब 2026 में हमने न्यूजीलैंड को हरा के यहां पे T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो बैक टू बैक जो वर्ल्ड कप से वो हमने जीते, यानी 28 का जो वर्ल्ड कप होगा दैट वुड बी वन ऑफ अ काइंड, जहां पे इंडिया के पास हैट्रिक ऑफ वर्ल्ड कप विक्ट्रीज करने का यहां पे अपॉर्चुनिटी होगी। ओके यहां पे दिस इज ऑल्सो स्पेसिफिक टू इंडिया ऑल्सो कि इंडिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप का जो क्राउन है उसको डिफेंड करा है, मतलब कि लगातार 2 आपने जीते हैं। तो ये सेम चीज 2 तरीके से लिखी है मैंने, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर किसी भी तरीके से सवाल को पूछ सकता है। ओके सेकेंड जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने एक आपके लिए टेबल रखी है, उस टेबल में होस्ट कंट्री कौन थी डिफरेंट T20 वर्ल्ड कप के, और उसमें विनर कौन था, रनर अप कौन था, वो सब मैंने नोट डाउन करा है। और ये जो विक्ट्री है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर में अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं उसकी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो होस्ट कंट्री है उसी ने वर्ल्ड कप जीता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था T20 वर्ल्ड कप जो सबसे पहला हुआ था वो इंडिया ने ही जीता था, और वो वर्ल्ड कप जो था वो साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। और उसके बाद जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज ने होस्ट करे हैं, लेकिन कभी भी उस होस्ट कंट्री ने उसे नहीं जीता था। लेकिन ये वर्ल्ड कप क्यों स्पेशल है, बिकॉज यहां पे जो होस्ट कंट्री है, जहां पे जो होस्ट कंट्री है इंडिया, उसी ने वर्ल्ड कप जीता है अपनी ही होम सॉइल के ऊपर पे। सो दिस इज ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ए काइंड। थर्ड पे आते हैं हम, तो यहां पे इंडिया जो है इसने एक और अचीवमेंट करा है। इंडिया हैज बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है, इंडिया है। कैसे, बिकॉज सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने ही जीते हैं। 3 टाइम इंडिया ने वर्ल्ड कप को जीत लिया है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा
ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं आपके एग्जाम के लिए। ओके, एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि कुछ मेरे पास कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, सो आई हैव माय कमेंट बॉक्स आल्सो ओपन विथ मी। इन केस you would have any questions, you can ask me. Surveil, they even ask sports news also from also for CLAT. बिल्कुल सही दीप्ति, yes they are going to ask, and बिल्कुल सही आंसर दिया दीप्ति आपने। गौतम गंभीर बिल्कुल सही जवाब है। इंडिया के अभी क्रिकेट कोच कौन है? गौतम गंभीर है। ओके, ऑल ऑफ दीज न्यूज हेडलाइंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो स्पोर्ट्स का यह सवाल पूछे जाते हैं, एंड आई थॉट कि आपने अगर देखे होंगे जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यू वुड नो दिस कि आपके सवाल आते हैं। ओके, एनीवे, इंडिया के टोटल वर्ल्ड कप टाइटल्स यहां पे बताए हुए हैं। सो सी, जो आपकी आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो वर्ल्ड में क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कराती है, वो आपके हर 4 साल के अंदर में आपका 50 ओवर का या वनडे इंटरनेशनल ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट करा जाता है, और हर 2 साल के गैप के अंदर में आपका T20 वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करा जाता है। तो यहां पे अगर मैं 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करूं तो इंडिया ने 2 वर्ल्ड कप विक्ट्रीज करी हैं यहां पे। एक 1983 में करा था, एक 2011 में करा था। ओके, और T20 की अभी हमने यहां पे पढ़ा है कि सबसे सक्सेसफुल टीम है, 3 वर्ल्ड कप्स हमने जीते हैं। 2007 में जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इट वाज अ वेरी न्यू काइंड ऑफ टूर्नामेंट एट दैट टाइम। T20 तब इतने फेमस नहीं थे, पहली बार ही वर्ल्ड कप हो रहा था, तो हमने वहां पे एक यंग टीम भेजी थी, जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे उनको नहीं भेजा था, और एक नए कैप्टन के अंदर में हमने हमारी टीम को सेंड किया था। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड बी अवेयर कि 2007 वर्ल्ड कप जो हमने जीता था वो किसकी कैप्टनसी के अंदर था। एनीवे, 2007 के बाद 2024 जो प्रीवियस एडिशन था इस वर्ल्ड कप का, और इस बार का 26 का जो वर्ल्ड कप है वो भी हमने जीता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। एग्जामिनर आपसे T20 वर्ल्ड कप के विनिंग टाइम्स पूछ सकता है, या फिर वो आपसे टोटल लिमिटेड ओवर जो टूर्नामेंट्स हुए हैं उनका भी विक्ट्री काउंट पूछ सकता है इंडिया का। तो यू हैव टू रिमेंबर, अगर हम टोटल देखते हैं तो टोटल 5 है, लेकिन सिर्फ अगर हम T20 देखते हैं तो 3 है, 3 इसके 2 इसके, तो टोटल 5 हो चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चीज को बहुत थोड़ा ध्यान रखना है कि सवाल क्या पूछा गया है। सवाल बहुत आसान सा होता है, हम पढ़ने में जल्दबाजी कर जाते हैं और आसान से सवाल को भी गलत कर देते हैं। ओके, एनीवे, यहां पे आई हैव गिवन द डिटेल्स ऑफ ऑल द 5 विक्ट्रीज ऑफ इंडिया। सबसे पहला जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, दैट वाज एन ओडीआई वर्ल्ड कप, और वो लॉन्ग बैक हमने 1983 में जीता था अंडर द कैप्टनशिप ऑफ कपिल देव। ओके, तो कपिल देव वाज द कैप्टन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, जिनकी कैप्टनशिप में हमने हमारा जो पहला ओडीआई वर्ल्ड कप था जो इंग्लैंड में होस्ट किया गया था, वो हमने 83 में जीता था। दिस इज द वर्ल्ड कप जिसने इंडिया में जो आपके क्रिकेट की ट्रेजेक्ट्री है उसको एकदम एसेंट पे ले गए, एकदम ट्रेजेक्ट्री को एसेंट में ले गए। नहीं तो उससे पहले हॉकी वाज वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर इन इंडिया, बट इस वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद क्रिकेट वाज समथिंग विच स्टार्टेड टू बी टॉक्ड अबाउट एवरीवेयर इन इंडिया, और वहीं से ही इंडिया का एसेंट जो है, या क्रिकेट का एसेंट जो इंडिया में, वो स्टार्ट होता है। Okay, next is 2007. India won the inaugural T20 World Cup. तो जो inaugural T20 World Cup हुआ था 2007 में, वो इंडिया ने जीता था। अब देखिए यहां पे जो है, मैं आपको इसका जो कैप्टन है वो नहीं बता रहा हूं, बिकॉज आई वांट कि यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि भाई 2007 का इनॉग्रल वर्ल्ड कप किसकी कैप्टनशिप में हमने जीता था। Who was the captain in the 2007 inaugural T20 World Cup? इसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं 2011 वेरी फेमस विक्ट्री ऑफ इंडिया। 83 के बाद जो नेक्स्ट हमने 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता था, दैट वाज इन 2011, एंड इट वाज also special because it was hosted in India only. फाइनल मुंबई में हुआ था, और वो एक बहुत ही फेमस पोज है हमारे कैप्टन का जिसने विनिंग शॉट मारा था उसके लिए। तो अगेन अगर आप मुझे इसका भी कैप्टन कमेंट बॉक्स में बता सके। ओके, there is something related to 2007-2011. I'm sure all cricket lovers would know the answer to this. Next पे आते 2024 जो पिछला T20 वर्ल्ड कप था, जो हमने 17 इयर्स के बाद 2007 के बाद 2024 में जाके हमने वापस T20 वर्ल्ड कप में जीत दर्ज करी थी, और यहां पर हमारे कैप्टन थे रोहित शर्मा। ओके, तो मैंने सिर्फ 1-2 नाम पूछे हैं आपसे। ओके, दोनों सेम से ही नाम है, तो आप मुझे वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड 2026 का तो स्काई जो है आपके सूर्य कुमार यादव, ही वाज द कैप्टन ऑफ द 2026 वर्ल्ड कप विनिंग टीम।
ओके तो यहां पे आपके ये स्पेसिफिक पॉइंटर्स हो जाएंगे विथ रिगार्ड टू डिफरेंट विथ रिगार्ड टू द 5 वर्ल्ड कप विच है वॉन बाय इंडिया। ओके इसके बाद कुछ दो इंटरेस्टिंग मेरे पास वन लाइनर्स हैं आप लोगों के लिए कि यहां पे इंडिया ने अभी जो सेमीफाइनल फाइनल हुआ उसमें 254 और 255 का स्कोर किया था, बट इट इज स्टिल नॉट द हाईएस्ट स्कोर इन द वर्ल्ड कप। इट इज अ हाईएस्ट स्कोर इन अ वर्ल्ड कप फाइनल, बट इट इज नॉट द हाईएस्ट T20 स्कोर इन अ वर्ल्ड कप मैच। वर्ल्ड कप मैच के अंदर में जो आज तक का हाईएस्ट स्कोर हुआ है वो पहले ही वर्ल्ड कप में, पहला ही जो वर्ल्ड कप था 2007 में उसमें हुआ था, दैट वाज बाय श्रीलंका, जब उन्होंने 260 का स्कोर यहां पे अचीव किया था अगेंस्ट द साइड ऑफ केन्या। तो यहां पे ये भी याद रखना कि ऑल्दो वी हैव स्कोर्ड 254 255 इन सेमीफाइनल फाइनल, बट इट्स स्टिल नॉट द हाईएस्ट। यस इट इज द हाईएस्ट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल स्कोर एंड वर्ल्ड कप फाइनल स्कोर, बट ये टोटल वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर टीम टोटल नहीं है। ओके वो क्या है, वो है 260 बाय श्रीलंका। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, विराट कोहली रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका जो ये अचीवमेंट है, उनका ये जो मोस्ट रन्स का यहां पे जो उनका रिकॉर्ड है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर में अभी भी अगर हम टोटल स्कोर देखते हैं तो हाईएस्ट स्कोर अराउंड 1000 समथिंग स्कोर है जो विराट कोहली ने स्कोर करा है, नॉट इन अ सिंगल वर्ल्ड कप। टोटल वर्ल्ड कप में जो मैचेस होते हैं T20 के, उसमें अगर हम स्कोर देखते हैं तो अभी तक का टोटल हाईएस्ट स्कोर जो है वो विराट कोहली का है। इस बार आपके जो पाकिस्तान के एक प्लेयर है शाहिबजादा फरहान, उनका भी बहुत मीम्स बहुत बनते हैं उनके, शाहिबजादा फरहान जो है वो एक वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट स्कोर, टोटल स्कोर एक सिंगल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर वो हैं। लेकिन अगर हम टोटल देखते हैं तो टोटल स्कोर T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर किसका रहा है, विराट कोहली का रहा है। ओके तो ये कुछ ऑल टाइम रिकॉर्ड्स हैं T20 वर्ल्ड कप के, ऑल ऑफ दोस आर इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली जो मैंने आपको लास्ट में कहा था कि मैं आपको शुरू में कहा था मैंने कि लास्ट में आपको एक टेबल भी दूंगा जिसके अंदर में सारे जो आपके T20 वर्ल्ड कप होस्ट हुए हैं, अभी तक कंडक्ट करे गए हैं, उसके कौन कौन से होस्ट नेशन रहे और विनर रहे, कौन कौन रनर अप रहे हैं। ओके इसमें 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया की 3 विक्ट्रीज रही हैं उसको आपको स्पेसिफिकली करना पड़ेगा। इन एनी केस जो पहला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो T20 वर्ल्ड कप होस्ट हुआ था, इट वॉज होस्टेड इन 2007 जब इसको साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। ओके साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। इंडिया ने फाइनल में, वेरी फेमस फाइनल, जब मिसबा ने वहां पे स्कूप शॉट करने की कोशिश करी थी और श्रीशंत ने एक इजी सा कैच लिया था, अदरवाइज इट वाज अ पाकिस्तान गेम टू बी वॉन। ओके बट यहां पे हमने विक्ट्री फ्रॉम डिफीट निकाली, फ्रॉम द माउथ ऑफ डिफीट निकाल ली थी फ्रॉम पाकिस्तान। बट स्टिल 2007 का ये जो वर्ल्ड कप है, इट वाज अ मेमोरेबल वर्ल्ड कप एंड दिस वर्ल्ड कप ऑल्सो प्लेड अ रोल इन पॉपुलराइजिंग T20 2020 टूर्नामेंट को, इसको पॉपुलराइज करने में बहुत ज्यादा इस मैचेस ने इनने हेल्प करी थी। देन फ्रॉम 2009 टू 14 तक डिफरेंट कंट्रीज में होस्ट हुआ था, इंडिया ने नहीं जीता है। 2016 में इट वाज होस्टेड बाय इंडिया, इट वॉज होस्टेड बाय इंडिया। अगेन एन अमेजिंग फाइनल बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड, जब यहां पे इंग्लैंड के बेन स्टोक्स आपके लास्ट ओवर पुट करते, 4 छक्के मारने होते और कार्लोस ब्रैथवेट वहां पे 4 छक्के मार के इंडिया वेस्ट इंडीज को यहां पे टूर्नामेंट जिताते हैं। उसके बाद सीधे हम आएंगे 24 में, अभी की बात लगती है। यूएसए और वेस्ट इंडीज ने जॉइंटली इसको होस्ट किया था। यूएसए वाज द कंट्री जिसने पहली बार वर्ल्ड कप यहां पे होस्ट किया था और क्रिकेट को भी पहली बार इसने होस्ट किया था। दिस वाज वॉन बाय इंडिया और फाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा के हमने जीता था अंडर कैप्टनशिप ऑफ रोहित शर्मा, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। इट वाज डेविड मिलर जिनका बाउंड्री पे आपके सूर्य कुमार यादव ने एक एक्सेप्शनल कैच लिया था एंड उसके बाद में हम ये वर्ल्ड कप जीत गए थे। एंड फाइनली इस बार का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल वर्ल्ड कप है, इंडिया में ही होस्ट हुआ है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम होस्ट कंट्री विच वाज इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड इन द फाइनल टू win its third T20 वर्ल्ड कप एंड द 5th लिमिटेड टूर्नामेंट वर्ल्ड कप ओवरऑल। ओके तो यहां पे ये जो टेबल है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैंने मार्क कर दिया है। इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है, पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट डाउन समवेयर। ओके बट यस दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको हमने बहुत अच्छे से करा है। प्लीज अगेन डू नॉट इग्नोर योर स्पोर्ट्स सेक्शन। एक और मैं आपको वन लाइनर, क्योंकि ये वर्ल्ड कप में आप भूल मत जाना कि एक ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप भी आपका फाइनल हुआ है, जिसके जो बैडमिंटन का है, जिसके अंदर में इंडिया के लक्ष्य सेन फिर से फाइनल में पहुंच के हार गए थे। लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, लक्ष्य सेन इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस, तो वो टूर्नामेंट्स के विनर रनर अप्स ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर पे।
सो अगेन वी हैव ऑलरेडी डन MIT ऑन दिस, MIT हम इस पे कर चुके हैं। एंड एक मैं क्लैट के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कोई भी जुलाई अगस्त के बाद कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, जुलाई अगस्त के बाद अगर वो एग्जाम है, तो ये जो न्यूज है इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे मत सोचिए कि यहां पे सर ये इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है और हमें समझ में भी नहीं आ रहा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको ये सब कराया जाएगा। ओके, एक तो हम आपको सारा करवा भी देंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। ओके, इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, तो रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। ओके, तो यस, यहां पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आप न्यूज़पेपर को रेगुलरली फॉलो करते रहिए, रेगुलरली पढ़ते रहिए और न्यूज एल्स में जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लीजिए। ओके, तीसरी चीज ऐसे समझिए कि जून जुलाई तक आई एम श्योर, वेरी श्योर कि यहां पे जो ये इश्यू है ये सेटल डाउन हो जाएगा। उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन तब तक ये बहुत सेटल डाउन हो जाएगा। एंड फिर फाइनली इतनी सारी इंफॉर्मेशन से हमारी जो काम की इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास जून जुलाई तक आ जाएगी। ओके, एंड बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू नो कि इसको अच्छे से कवर करा जाएगा, चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, उसको अच्छे से कवर करने वाला है। नहीं करता है तो वो फिर इस इंडस्ट्री में रहने को डिजर्व या स्टूडेंट्स को गाइड करने को डिजर्व नहीं करता है। ओके, तो अगर ये अच्छे से कवर हो जाएगा तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। ओके, आप क्यों टेंशन ले रहे हो जब आपको पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर करा जाएगा। तो इट इज समथिंग जिसमें आपको ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये वाला टॉपिक तो क्लासेस में अच्छे से कवर होगा, ये वाला टॉपिक न्यूज एनालिसिस में अच्छे से कवर होगा। तो अगर आप इस न्यूज को रेगुलरली फॉलो करते हो और जब आपके स्पेशल सेशन कंडक्ट करे जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, उसमें जब आप उसको पढ़ोगे तो आपकी जो कैचिंग पावर है वो बेटर होगी। रेदर देन इग्नोरिंग दीज टॉपिक्स, आप अगर इनको रेगुलरली फॉलो करते हो और स्पेशल क्लासेस के टाइम में अच्छे से फोकस करते हो, तो आप इजीली इन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें आप जो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर है वो यहां पे स्कोर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम आते हैं बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, तो हम यहां पे बार बार पूरी न्यूज हेडलाइंस को मूव नहीं करेंगे, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्रक्स है न्यूज का, आज की न्यूज का, उसको हम पिकआउट करेंगे। तो आई एम श्योर यू आर अवेयर कि अभी यहां पे एक ट्राइलेटरल वॉर चल रहा है, 3 कंट्रीज हैं जो वॉर कर रही हैं। देयर इज यूएस एंड इजराइल ऑन वन साइड एंड ईरान ऑन द अदर साइड। और यहां पे ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, जिनको अयतुल्ला कहा जाता है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खमेनी, नॉट खोमेनी फाउंडर थे, अब है खमेनी। अयतुल्ला अली खोमेनी है, ही वाज किल्ड एंड इन एन इजराइल एयर स्ट्राइक। इजराइल यूएस की एक एयर स्ट्राइक के अंदर में उनको मार दिया जाता है और अब वहां पे इजराइल के एक नए सुप्रीम लीडर को यहां पे इलेक्ट किया जा रहा है। ओके, और यहां पे ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर को चुन लिया है। और किसको चुना गया है, तो यहां पे नेपोटिज्म कह सकते हैं, बट यस, अयतुल्ला अली खमेनी जो थे उनके ही जो बेटे हैं उनको यहां पे आपका चूज करा गया। उनका नाम क्या है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, मुस्तफा खमेनी। मुस्तफा खमेनी सन ऑफ अली खमेनी हैज बीन नेम्ड द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, द पॉइंट बीइंग कि देखिए इट इज पॉसिबल कि ये जो पर्सन है मुस्तफा खमेनी, ही इज ऑल्सो किल्ड इन सम अटैक बाय यूएस और इजराइल। ओके, इस किसी अटैक में इनको भी मारा जा सकता है। लेकिन आप ये मत समझना कि बिकॉज इनकी डेथ हो गई और अब नया सुप्रीम लीडर या उसके बाद और बनाए जा रहे हैं तो ये अब काम के नहीं है। जितने भी लीडर्स यहां पे, इवन दो दे आर किल्ड इन एक्शन, स्टिल उनके जो नाम है, स्पेसिफिकली इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अयतुल्ला अली खमेनी की डेथ के बाद में सबसे पहले किसको सुप्रीम लीडर बनाया गया है, वो मुज्तबा खमेनी है। तो ये मत सोचना कि ये नाम काम का नहीं है अगर इनकी डेथ हो जाती है और ही इज किल्ड इन सम एनकाउंटर, तो ये नाम आपके लिए बहुत काम का है। तो मुस्तफा खमेनी जो अली खमेनी के बेटे हैं, उनको सुप्रीम लीडर यहां पे चुना गया है। किस रीजन से, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सुप्रीम लीडर थे ईरान के, अली खमेनी, ही वाज किल्ड इन अ रीसेंट यूएस इजरायली स्ट्राइक। ओके, अब इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है, इस अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसेस होगा। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, एक कंट्री में जहां पे एक रिलीजियस, एक पॉलिटिकल लीडर उसका सुप्रीम लीडर है, जो उनके प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, डिफरेंट ऑफिसर से, आर्मी के ऑफिसर से सबसे ऊपर माना जाता है, काउंट किया जाता है, उसको अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो वहां का जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर में एक बॉडी बनाई हुई है, क्लैरिक्स की बॉडी है, मतलब कि रिलीजियस लीडर्स की बॉडी है, जिसका नाम है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स।
ओके एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यहां पे आपकी बनाई गई है, जिसका काम क्या होता है, एक सीक्रेट वोट करते हैं वो लोग, एक सीक्रेट वोट करते हैं और इस सीक्रेट वोट के बेसिस पे वो क्या करते हैं, कंट्री के हाईएस्ट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी को यहां पे बेसिकली इलेक्ट करते हैं। तो यहां पे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बॉडी है, एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो सीक्रेट वोट करके यहां पे नेक्स्ट सुप्रीम लीडर को चूज करती है। ओके और ये सुप्रीम लीडर की पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है कैसे समझ सकते हो कि यहां पे जो सुप्रीम लीडर होता है वो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है इंडिया के, नॉट इंडिया के, ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में वो सबसे ऊपर होता है। आर्म फोर्सेस, फॉरेन पॉलिसी, जुडिशरी, जितने भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन है स्टेट के वो सब वो बनाता है। जुडिशरी के भी ऊपर वो है, फॉरेन पॉलिसी के में भी सबसे जो टॉप नॉच अथॉरिटी वो वही है और आर्म फोर्सेस में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है वो सुप्रीम लीडर ही है। यहां पे जो ये ऑफिस होता है इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो आप ये देखिए कि इंडिया में भी हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं और वहां से एक प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। यहां पे जो सुप्रीम लीडर है वो ईरान के जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उससे भी टॉप पे। तो ईरान अपने आप को एक डेमोक्रेसी कहता है, यस इट इज अ डेमोक्रेसी, वहां पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, लेकिन उस प्रेसिडेंट के ऊपर पे भी एक नॉन इलेक्टेड, यहां पे इलेक्ट तो करा जा रहा है बट नॉट बाय पब्लिक, अ नॉन पब्लिक इलेक्टेड पर्सन जो है वो यहां पे इस अथॉरिटी को हेड करता है। ओके तो यहां पे दिस इज विथ रिगार्ड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। ओके किसको बनाएंगे, मुस्तफा खमेनी को अब वहां का सुप्रीम लीडर बनाया गया। ओके अब यहां पे मैंने आपके लिए जानबूझ के एक ब्लैंक छोड़ा है बिकॉज आई वांट यू टू टेल मी कि अभी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कौन है। चलिए उनका नाम भी मुस्तफा की तरह एम से स्टार्ट होता है। तो आई वुड वेट फॉर योर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स का वेट करूंगा मैं कि आप मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कौन है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग, इंडियाज इन्वॉल्वमेंट। अभी आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, आज से वापस से सेशन स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट का, सो इज गोइंग टू स्पीक अप ऑन द वेस्ट एशिया क्राइसिस। जो आपके मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है उस पर वो आप स्टेटमेंट देंगे आज आपके पार्लियामेंट के अंदर में। तो यहां पे एक चीज जो हमारे को क्लियर हो चुकी है कि हमारा जो कोची में पोर्ट है, कोची में जो डॉकयार्ड है, पोर्ट है, वहां पे एक ईरानियन वेसल को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे डॉक करना अलाउ किया गया है। उस ईरानियन वेसल का नाम क्या है, उसका नाम है IRIS लवान, LAVAN। ओके लवन, आई थिंक लवन नाम होगा, तो लवन से आप याद रख सकते हैं LAVAN। तो कौन सी वो शिप है विच हैज बीन अलाउड टू बी डॉक्ड इन कोची ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, सो दैट इज IRIS लवन। ठीक है अब आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस कंटेक्स्ट। श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर से थोड़ा सा ही आगे UN क्लॉज के अंदर में ये सब हम पढ़ते हैं कि टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है, कंटिगुअस जोन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, हाई सीज क्या है, इंटरनेशनल वाटर्स क्या है। इन केस यू नीड अ स्पेशल क्लास ऑन UN क्लॉज जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, तो हम अलग से एक सेशन उस पर भी करेंगे। ओके तो यहां पे आई एम श्योर यू आर अवेयर कि एक इनकी शिप थी IRIS देना, जिसको यूएस की नेवी ने, यूएस की एक सबमरीन ने एक टॉर्पीडो दे दिया जिससे ये आपकी क्रैश हो गई। ओके तो IRIS देना जो थी इट वाज बेसिकली अटैक्ड बाय अ यूएस सबमरीन, जिससे इसको इट वाज क्रैश्ड इनटू वाटर। एंड उसके बाद में आपका जो IRIS लवन है, जो इसकी सिस्टर एक और शिप थी, सेम शिप है उसकी, उसको फिर हमने कोची के अंदर में एक सेफ क्या कहते हैं डॉकयार्ड प्रोवाइड करा हुआ है। तो ये IRIS देना भी इंपॉर्टेंट नाम है और IRIS लवन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है। प्लीज इनको भी कहीं ना कहीं आप जरूर से लिख लीजिए। ओके लेट मी सी कमेंट बॉक्स के अंदर में। यस गुड, अगेन दीप्ति इज द वन जिन्होंने आंसर किया, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज मसूद पेजेस्कियन। बिल्कुल सही नाम बताया आपने, नाम भी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में वो स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं। एनीवे यस यू आर करेक्ट, मसूद पेजेस्किन इज द करंट प्रेसिडेंट। ओके तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आप अगेन आई एम रिपीटिंग कि भाई स्पोर्ट्स न्यूज को आप यहां पे इग्नोर नहीं कर सकते हो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओके और सेकंड, ईरान में जो अभी अपडेट आया है, इंपॉर्टेंट अपडेट है इसलिए हमने उसको कवर करा है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपका वीबी जी राम जी। भाई जी राम जी आपका बिल है वो एक्ट बन चुका है, लेकिन अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें रेगुलेशंस को यहां पे फाइनलाइज करना पड़ेगा, नोटिफाई करना होगा। ओके, तो जब भी कोई लॉ या एक्ट बनाया जाता है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं। तो अभी तक क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस नोटिफाई नहीं हुए, तो जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नोटिफाई नहीं होंगे तब तक आप इसको बेसिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहां पे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो है आपका, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए रेगुलेशंस फाइनलाइज अब तक नहीं हुए। उस कंटेक्स्ट में हम वीबी जी राम जी बिल को वापस से गो थ्रू करेंगे। ओके, सो यहां पे अगेन मैंने बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए छोड़े हैं, बिकॉज अगेन आई एक्सपेक्ट कि ये अगर आपने करा है तो यू शुड बी द वन जो इसके आंसर्स करे। एनीवे, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, इवन दो आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो वीबी जी राम जी है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड द फुल फॉर्म इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका। आजीविका का मतलब क्या होता है, आजीविका मतलब होता है आपकी इनकम, मिशन ग्रामीण एक्ट ऑफ 2025। तो ये जो पूरा का पूरा फुल फॉर्म है ये एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। आई एम श्योर यहाँ पे ग्रामीण से आप समझ रहे होगे रूरल एरिया की बात कर रहा है, तो जो ये एक्ट है आपका, ये जो स्कीम है आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज में इंप्लीमेंट होगी। तो ये डिफरेंट कैसे है आपके, जिसने डिफरेंट कैसे ये आपकी जो पुरानी स्कीम थी, नरेगा स्कीम थी, उससे कैसे डिफरेंट है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो भी एक रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी, ये भी एक रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम ही है। ओके, तो यहां पे एमजी नरेगा जो 2005 में आया था, 2006 से इंप्लीमेंट हुआ था, उसको इसने रिप्लेस करा है। 16 दिसंबर 2025 को आपका जो ये एक्ट है इसको पास कर दिया गया था, बिल था, इसको एक्ट यहां पे बना दिया गया था। ओके, तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे आपको वीबी जी राम जी के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो पढ़ा रहा हूं, और साथ में नरेगा के प्रोविजन से वो बताता जाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले यहां पे जो आपका वीबी जी राम जी है ये गारंटी करता है मोर डेज, इट गारंटीज मोर डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरी एलिजिबल पर्सन। हर एलिजिबल वर्कर के लिए यहां पे ये मोर डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देता है। कितने ज्यादा देता है, तो एमजी नरेगा में 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट था, यहां पे गारंटीड नहीं है लेकिन ज्यादा है। क्या मुझे आप बता सकता है कोई कमेंट बॉक्स में कि कितना ज्यादा है? ओके, तो दीप्ति 100 डेज आपके नरेगा में थे, आपके जो वीबी जी राम जी है इसके अंदर में कितने डेज का आपका यहां पे मिनिमम डेज का आपको वर्क अलॉट किया जाएगा? ओके, सो इट्स नॉट 100, इट्स मोर देन 100। तो वो क्या है, तो यहां पे क्या करा गया है, हर रूरल हाउस होल्ड में, हर रूरल हाउस होल्ड के नरेगा में भी हर रूरल हाउस होल्ड से एक आदमी को, हर आदमी को नहीं, हर घर से एक आदमी को वहां पे 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी मिलेगी यहां पे। ओके, तो कितने दिन का गारंटीज डेज का इसमें मिलता है, कोई मुझे आंसर कर सकता है क्या कमेंट बॉक्स में? ओके, एनीवे लास्ट में मैं सारे आंसर्स आपको प्रोवाइड करूंगा ही। ओके, सेकंड, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पे काम जो है वो चाइल्ड लेबर को नहीं मिलेगा। ओके, तो आप सोचो कि आप जाके किसी गांव में काम कर लो तो आपको काम नहीं मिलेगा। यहां पे जो एक एडल्ट पर्सन है 18 प्लस है, जो विलिंग टू अंडरटेक अनस्किल्ड मैनुअल लेबर है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कि आपने एलएलबी कर लिया अब आप कहो कि मुझे कोई केस लाके दीजिए, वो नहीं होगा। अनस्किल्ड मैनुअल लेबर अगर आप करने को तैयार हो तो आपको अनस्किल्ड मैनुअल लेबर का काम यहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपको यहां पे अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, तो यहां पे और नरेगा में कोई फर्क नहीं है, वहां पर भी अनस्किल्ड मैनुअल लेबर आप वहां पे डिमांड कर सकते हो, यहां पर भी आप अनस्किल्ड मैनुअल लेबर के लिए काम मांग सकते हो। ओके, सेकेंड, कंडीशनल कवरेज, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए नरेगा जो था वो यूनिवर्सल कवरेज था, यानी कि जितने भी रूरल एरियाज है अगर वो बाय डेफिनेशन, गवर्नमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो रूरल एरियाज में फॉल करते हैं, तो वहां का हर कोई आदमी जाके, हर कोई घर का आदमी जाके वहां पे काम मांग सकता है। आदमी बोल रहा हूं मैं, आदमी औरत दोनों चीज हो गए, मैन विमेन बोथ वर गिवन जॉब इन दिस। ओके, लेकिन यहां पे क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट है अंडर दिस वीबी जी राम जी स्कीम, इसके अंदर में जो एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ उन रूरल एरियाज में मिलेगा जो यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। यानी कि ये एक यूनिवर्सल कवरेज स्कीम नहीं है, हर जगह पे काम नहीं मिलेगा। रूरल एरियाज में भी नरेगा में हर एक विलेज में, रूरल एरिया में काम मिलता था। यहां पे जो एरिया, जो विलेजेस नोटिफाई किए जाएंगे, सिर्फ उन्हीं रूरल एरियाज में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो गारंटी है ये कंडीशनल है रेदर देन नेशन वाइड। ओके, इसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, कैसे प्लान किया जाएगा, क्या क्या काम होगा। तो यहां पे ग्राम पंचायत के लेवल पे, ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल होता है वहां पे ग्राम पंचायत होती है, उस लेवल पे एक प्लान बनाया जाएगा कि इस विलेज को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या काम करवाने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या बनाएंगे, एक विकसित ग्राम पंचायत प्लान। एक विकसित ग्राम पंचायत प्लान हर ग्राम पंचायत के लिए बनाया जाएगा। उस ग्राम पंचायत प्लान को डिफरेंट विलेज होते हैं, एक विलेजेस के ग्रुप को बोला जाता है ब्लॉक, उसको ब्लॉक लेवल के ऊपर पे एक उसका प्लान बनाया जाएगा। ब्लॉक्स मिलके बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके हिसाब से प्लान बनाया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट्स मिलके बनाते हैं कोई भी एक स्टेट या राज्य, तो एक स्टेट लेवल का आपका विकसित ग्राम पंचायत प्लान यहां पे बनाया जाएगा। तो इस तरीके से बनाया जाने वाला है। और फिर स्टेट लेवल के जो प्लान होंगे, पीएम के गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग का हमारा जो ऑल इंडिया लेवल का प्लान है वो क्या है, वो है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, एनएमपी भी कहते हैं इसको। ओके, गति शक्ति एनएमपी भी कहते हैं इसको। तो ये जो पीएम गति शक्ति एनएमपी प्लान है वो इन सबको इंटीग्रेट करके एक आपका विकसित ग्राम पंचायत प्लान के अकॉर्डिंगली इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस स्कीम इज गोइंग टू बी प्लान्ड एंड इंप्लीमेंटेड। ओके, इसके बाद स्टेट वाइज एलोकेशन क्या करा जाएगा, तो यहां पे रेदर देन इट बीइंग अ डिमांड बेस्ड स्कीम, यहां पे सप्लाई बेस्ड स्कीम है। तो क्या डिफरेंस था नरेगा के अंदर में, क्या था, नरेगा के अंदर में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कितना भी वर्क प्रोवाइड कर सकती थी। नरेगा के अंदर में जो गवर्नमेंट है वो कितना भी काम प्रोवाइड कर सकती थी, और फाइनली जो बिल बनता था वो सेंटर को दे दिया जाता था, और सेंटर को उसको नेक्स्ट बजट में रिइंबर्स करना होता था। यहां पे क्या है, यहां पे बजट यूनियन गवर्नमेंट पहले बनाएगा। तो लेट्स से कि कोई विलेज है एक्स, कोई विलेज है एक्स इन लेट्स से स्टेट वाई, ओके, और लेट्स से एक्स की जगह हम एबीसी कर लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, और स्टेट है वाई। ओके, तो यहां पे पहले ए बी सी डी में मिला के लेट्स से अगर 100 करोड़ का काम भी आ गया है तो यहां पे 100 करोड़ का पेमेंट होगा। लेकिन अब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे हर स्टेट में, तो वाई स्टेट के लिए वहां पे वो क्या करेगी, एक नॉर्मेटिव एलोकेशन ऑफ फंड करेगी, यानी कि वो एक अंदाजा लगा के कि भाई यहां पे करीब करीब लेट्स से 90 करोड़ का काम होता है, तो वाई स्टेट को 90 करोड़ का यहां पे फंड एलोकेट कर दिया जाएगा। यानी कि अब नरेगा की तरह ऐसा नहीं होगा कि अगर 100 करोड़ का काम हो गया तो 100 करोड़ पैसा आ रहा है। 90 करोड़ का अगर हमने एलोकेट करा है आपको, तो आप 90 करोड़ का ही काम करा पाओगे। 90 करोड़ से ऊपर का कोई भी जो खर्चा है वो कौन देगा, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को भी अब क्या करना है, अब अपना खर्चा करना पड़ेगा। पहले नरेगा में क्या था, सारा खर्चा सेंटर करती थी, अब क्या है, स्टेट को जो भी ऊपर का खर्चा है वो स्टेट को करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अब जो आपकी न्यूज आई वो यही है कि ये नॉर्मेटिव एलोकेशन किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, उसके क्या क्राइटेरिया होंगे, वो अभी तक पैरामीटर्स जो है वो फाइनलाइज नहीं हुए हैं। तो ये एलोकेशन जो है ये पैरामीटर्स फाइनलाइज होने के बाद में करा जाएगा। कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न क्या है, तो देखिए ये जो स्कीम है वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। नरेगा थी वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, यानी कि 100% पैसा सेंटर देगा। यहां पे सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर में सेंटर और स्टेट मिलके यहां पे पैसा देते हैं। ओके, यहां पे सिर्फ सेंटर पैसा नहीं देता, स्टेट को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो लेट्स से अगर 100 करोड़ का काम है तो जितनी भी ज्यादा स्टेट्स हैं वो सेंटर स्टेट में 60-40 में डिवाइड कर लेंगी। तो 100 करोड़ का अगर टोटल अगर वहां पे खर्चा हुआ है तो 60 करोड़ सेंटर देगा, 40 करोड़ का खर्चा स्टेट करेगा यहां पे। ओके, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट के लिए सेम एलोकेशन नहीं है। यहां पे सेंटर करीब करीब जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो प्रोवाइड करता है, थोड़ा बहुत होता है जो यहां पे स्टेट को पे करना होता है। तो यू टेल मी, ये जानबूझ के मैंने आपके लिए छोड़ा है कि मेजरली जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, हिल स्टेट्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट दैट डेवलप्ड, तो वहां पे जो सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन है इट इज ऑन अ वेरी हाई रेंज। ओके, तो कैन यू टेल मी कि व्हाट इट इज। ओके, दीप्ति ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इज इट 125 सर? यस, एग्जैक्टली, इट इज 125 डेज। तो यहां पे आपके वीबी जी राम जी में 125 डेज का यहां पे वर्क प्रोवाइड करा जाता है।
अगेन गुड गुड गुड, यू हैव आंसर दिस, इट इज 90-10। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या होगा, 90, अगर 100 करोड़ का काम है तो 90 करोड़ सेंटर देगा और 10 करोड़ यहां पे स्टेट देगा। लेकिन अगर कोई और स्टेट है जैसे राजस्थान है, यूपी है, यहां पे 60-40, 60 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 40 करोड़ यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यानी कि यहां पे फाइनेंशियल बर्डन जो है वो स्टेट के ऊपर पे इंक्रीज हुआ है। ओके, तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि किस तरीके से जो बीबीजी राम जी है वो नरेगा से आपकी डिफरेंट है। ओके, इसके अलावा एग्रीकल्चर सीजन्स के अंदर में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अनाउंस करी गई है। अब ये क्या है, अब देखिए वहां पे जो नरेगा था, नरेगा में एक पर्सन को 100 डेज का काम मिल सकता था। ओके, तो आउट ऑफ 365 डेज वो 100 डेज का काम मांग सकता है और कभी भी मांग सकता है। ओके, लेकिन यहां पे क्या है, बीबीजी राम जी के अंदर में जो स्टेट्स हैं उनको कुछ डेज का यहां पे लीवे दिया गया है कि आप इस पीरियड में अपनी स्कीम को पॉज कर सकते हो। यूजुअली वो पीरियड कौन से होंगे, वो पीरियड होंगे एग्रीकल्चर सीजन्स के, जब सोइंग या हार्वेस्टिंग, या तो रोपना जा रहा है या फसल की कटाई हो रही है, सोइंग या हार्वेस्टिंग हो रही है, तो वहां पे फार्म लेबर चाहिए होती है। तो उस टाइम में जो नरेगा स्कीम, या नरेगा स्कीम में भी आपके पास काम होता था, लेकिन बीबीजी राम जी के अंदर में आपको कुछ दिन के लिए स्टेट जो है उसको पॉज कर देगी। तो वो कह सकती है कि अप्रैल के अंदर में इन 15 डेज में 1 से 15 अप्रैल को जो ये बीबीजी राम जी स्कीम है इसके अंदर में कोई काम नहीं मिलेगा, बिकॉज लेट्स से पंजाब में उस टाइम में हार्वेस्टिंग होती है। ओके, तो इस तरीके से आपको समझना है। क्या मुझे इसका आंसर दे सकता है कोई कि भाई ये जो प्रोग्राम है इसको आप कितने टाइम के लिए पॉज कर सकते हो? ओके, कैन समवन आंसर दिस कि कितने टाइम के लिए पॉज किया जा सकता है? एनीवन, एनी आंसर? ओके, सो वाइल यू आंसर लेट्स मूव अहेड। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट पे आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दी जाएगी। तो अगर यहां पे स्टेट, अगर आप नॉर्मेटिव एलोकेशन आपके स्टेट को मिला है और फिर भी आपको यहां पे 15 दिन के अंदर में काम नहीं मिलता है, तो एक गवर्नमेंट जो है, सेंटर या स्टेट में से कौन सी गवर्नमेंट है जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे करेगा? सो इट इज गोइंग टू बी द स्टेट गवर्नमेंट नाउ। ओके, अगर यहां पे स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड यू एम्प्लॉयमेंट अंडर वीबीजी राम जी विद इन 15 डेज, आपने अप्लाई करा 15 डेज में कोई काम नहीं दिया गया आपको, तो आप यहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांग सकते हो। इसका आइडिया नहीं है आपको, कोई इशू नहीं है, यहां पे अप टू 60 डेज, ठीक है, तो ये भी नोट कर लो, अप टू 60 डेज का यहां पे पॉज करा जा सकता है इस स्कीम को। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं विथ रिगार्ड टू योर वीबीजी राम जी। तो ये इसलिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आप में से जिन्होंने सो करा है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप इसमें आंसर्स करोगे। Okay, so now let's move to the next news. Okay, another very important topic again, environment, wildlife. This is also important section of your exam. तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, जो चीताज हमने मध्य प्रदेश के अंदर में कूनो में, कान्हा में, कूनो नेशनल पार्क के अंदर में, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके इंट्रोड्यूस करे थे। दे हैव स्टार्टेड मूविंग और माइग्रेटिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। और इन्होंने एक जो फर्स्ट हैबिटेट आउटसाइड मध्य प्रदेश चूज करा है, इट इज द बारन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो बारन जो डिस्ट्रिक्ट है वो मध्य प्रदेश से बॉर्डर पे है और इट इज बेसिकली अ नेचुरल हैबिटेट। ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट है, बॉर्डर जो है राजस्थान मद्रास की वो हमने ड्रॉ करी है, नेचर ने उसके बीच में कोई बॉर्डर नहीं रखा है। सो मेनी ऑफ दीज चीतास बॉर्न इन इंडिया नाउ एक्चुअली दे हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स राजस्थान ऑल्सो। ओके, तो यहां पे एनडीसी ने क्या कहा है कि ये बहुत ही नेचुरल बिहेवियर, नेचुरल टेरिटोरियल बिहेवियर है, वेयर चीता स्टार्ट मूविंग टू डिफरेंट टेरिटरीज, स्टार्ट एक्वायरिंग डिफरेंट टेरिटरीज इन इंडिया। ओके, इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ओके, तो यहां पे ये जो चीता है, आई एम श्योर यू आर अवेयर कि इंडिया जो है इट वाज डिवॉइड ऑफ एनी चीतास फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो इट वाज 1952 when we had our last चीता। ओके, तो 1952 के अंदर में लास्ट चीता जो था इंडिया के अंदर में, इंडियन चीता जो था 1952 के अंदर में इट वाज बेसिकली किल्ड, और उसके बाद से चीता पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गई थी। ओके, तो यहां पे ये चीता जो अब आपके राजस्थान में मूव कर रही है, कहां से आए? तो देखिए, इंडिया ने कुछ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी। सबसे पहले तो अभी एक कंट्री जो वॉर पे है, एंड दैट इज द ओनली कंट्री जहां पे आपको आज भी एशियन चीता मिलेगा। ओके, सबसे पहले उसको रिक्वेस्ट करी थी कि आप कुछ जो चीतास हैं, एशियन चीता हैं, वो वापस से इंडिया में रीइंट्रोड्यूस करने के लिए हमें दे दीजिए, सो दैट हम यहां पर भी चीता पॉपुलेशन को रीइंट्रोड्यूस कर सके। लेकिन हमें उस कंट्री ने मना कर दिया। कैन यू टेल मी विच इज द ओनली कंट्री विच हैज नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ एशियन चीता? नेचुरल पॉपुलेशन बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि यहां पे पेट करके जू में कहीं पे भी बहुत जगहों पे रखी हुई हो, लेकिन आपकी नेचुरल पॉपुलेशन कहां पे है? ओके, एनीवे, तो 2022 वाज द ईयर जब इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, विच इज इट इज गोइंग टू इंपोर्ट चीतास फ्रॉम अफ्रीका।
ओके, फ्रॉम अफ्रीका पहली बार हमने ऐसा एक प्रोग्राम डिसाइड करा कि हम चीतास को, अगर एशियन चीता को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीता इनटू इंडिया। ओके, इट्स नॉट इजी। अफ्रीका का जो क्लाइमेट है, अफ्रीका की जो आपकी फ्लोरा है वो बहुत डिफरेंट है, लैंडस्केप बहुत डिफरेंट है। सो इट वाज नॉट इजी कि यहां पे शायद चीता को हम रीलोकेट कर पाते। और इनिशियली जब चीतास को रीलोकेट करा था, वी हैड सर्टेन सेटबैक्स ऑल्सो। जब 2-3 चीता थे उनकी डेथ भी हो गई थी। सो वी स्टार्टेड, इट वाज फीलिंग ऑफ डूम कि शायद चीता यहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन नाउ वी हैव गुड न्यूज विद अस कि यहां पे चीता आपका सर्वाइव भी कर रहा है और थ्राइव भी कर रहा है। इनकी पॉपुलेशन भी यहां इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो 22 में ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि 22 में हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, विच वाज प्रोजेक्ट चीता। ओके, इट वाज प्रोजेक्ट चीता। तो 22 में इसको लॉन्च किया था। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वन? द इंपॉर्टेंस इज कि वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑफ अ वाइल्ड लार्ज कॉर्निवोर है। ओके, कोई भी ऐसे बड़ी बिग कैट को आज से पहले इंटरकॉन्टिनेंट ट्रांसफर नहीं किया गया था। वर्ल्ड का जो पहला आपका टाइगर ट्रांसफर हुआ था वो भी इंडिया में ही हुआ था। रणथंबोर से सरिस्का में टाइगर इंट्रोड्यूस करे गए थे, वो भी पहली बार एयरलिफ्ट करा गया था रिलोकेट करने के लिए। लेकिन यहां पे ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहां पे कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट में हम यहां पे इंटरलोकेट कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड का पहला ऐसा ट्रांसलोकेशन था। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी अथॉरिटी है जो इसको इंप्लीमेंट करती है? सो कंफ्यूज मत हो जाना, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये जो है ये सिर्फ टाइगर के कंजर्वेशन के लिए नहीं, जितने भी बिग कैट्स हैं, ओके, बड़ी बिल्लियां जो होती हैं आपकी, ओके, तो टाइगर्स हो गए, लायंस हो गए, उसमें आपके चीताज उसमें आ जाएंगे, स्नो लेपर्ड आ गए, क्राउडेड लेपर्ड आ गए, आपके प्यूमा आ गया, जैगुआर आ गया, पैंथर आ गया, ये सब क्या, ये सब बिग कैट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये सब जो है, ये सब के सब रेगुलेट होते हैं या इनको प्रोटेक्ट करता है द एनटीसीए। ओके, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही इसको यहां पे रेगुलेट करती है। ओके, एक्सटेंशन ऑफ चीता, तो ये मैं आंसर कर चुका हूं। फिर भी इफ समवन नोज द आंसर नाउ, तो प्लीज आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स। अगेन दीप्ति, गुड, यू हैव आंसर इट करेक्टली, इट इज ईरान। Okay, it is Iran, yes, which is the last known habitat of Asian cheetah. Okay, यहाँ पे डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट कब हुए थे इंडिया में? क्या रीजन थे एक्सटिंक्ट होने के? तो एक्सेसिव हंटिंग, लॉस ऑफ हैबिटेट, डिक्लाइन इन प्रे पॉपुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए यही है, ये सब फालतू की बातें हैं। यहाँ पे एक्सेसिव हंटिंग हुई थी चीतास की बाय आवर कॉलोनियल मास्टर्स ऑफ दैट टाइम, ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने ही सारे के सारे हमारे चीतास को एक्सटिंक्ट कर दिया था। ओके, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी वो कंट्रीज है जहां से हमने चीतास को ट्रांसलोकेट किया है? तो सबसे पहले जो चीतास आए थे वो आए थे आपके नामीबिया से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 8 चीतास वर बॉट फ्रॉम नामीबिया। उसके बाद सम वर बॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड नाउ रिसेंटली बोट्सवाना, अनदर कंट्री जहां से भी हम चीतास को ट्रांसलोकेट इनटू इंडिया कर रहे हैं। तो दीज आर द 3 कंट्रीज जहां से हमने चीतास को ट्रांसलोकेट करा। ये तीनों नाम आपके काम के हो जाएंगे। बिल्कुल सही दीप्ति, 1952, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इट इज 1952। इट शोज कि यू आर फॉलोइंग एंड यू आर फॉलोइंग द न्यूज एनालिसिस और आप उसमें आंसर्स को ध्यान से देख रहे हो। ओके, इसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी रिलीज साइट्स कौन सी है? यानी कि जो चीतास हमने डिफरेंट जगहों से नामीबिया से, बोट्सवाना से, साउथ अफ्रीका से मंगाए थे, उनको हमने ट्रांसलोकेट कहां किया? तो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी मेन रिलीज साइट जो डिसाइड किया गया था, दैट वाज द कूनो नेशनल पार्क, एमपी में। अब देखिए, जो आपका चीता है ये ओपन ग्रासलैंड में रहता है। ओके, इसको कोई घने जंगल नहीं चाहिए, इसको ग्रासलैंड चाहिए, बिकॉज ये बहुत फास्ट रन करता है, फास्टेस्ट मैमल ऑन अर्थ है ये। ओके, तो यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क की जो टोपोग्राफी है, उसकी जो लैंडस्केप है, इट इज वेरी सिमिलर टू अफ्रीकन लैंडस्केप। तो हमने सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया था एमपी में एज द मेन रिलीज साइट। सेकेंड जो हमने हैबिटेट यहाँ पे बनाया इनका, वो था गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन इन मध्य प्रदेश। और थर्ड भी यहां पे शॉर्टलिस्ट हो चुका है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, बिकॉज इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है। तो उनको रीलोकेट करने के लिए, एक्स्ट्रा टेरिटरी प्रोवाइड करने के लिए थर्ड जो रीजन है वो हमने डिसाइड करा है, नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन इन मध्य प्रदेश। और रीसेंट डेवलपमेंट क्या है कि कूनो से मूव कर गए बारन डिस्ट्रिक्ट में, जो राजस्थान के अंदर में है। ओके, तो ये कुछ 3-4 पॉइंटर्स हैं जो आपके लिए इस प्रोजेक्ट चीता में इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। लाइक आई ऑलवेज डू, आई नेवर मिस आउट ऑन इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। अगेन एलेट एग्जाम में इस बार देखा गया है स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स, पॉलिसीज, डांसेस, बहुत कुछ पूछा गया है। तो हम यहां पे जो न्यूज में आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम कवर करने वाले हैं। सो देयर आर 2 स्टेट्स इन इंडिया विच हैव रिसेंटली डिसाइडेड टू स्टार्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम्स फॉर विमेन। Which are those states?
फर्स्ट इज असम, सेकंड इज मणिपुर। तो मणिपुर का अगेन इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज वहां पे अभी भी आपका जो वायलेंस है, स्टेट वायलेंस है, वो अभी भी वहां पे चल रहा है। तो विमेन जो एक उसमें बड़ा इंपैक्ट ग्रुप है, उसको सपोर्ट करने के लिए यहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस अनाउंस करी है। ओके, इसके अलावा असम इज अनदर स्टेट विच इज गोइंग टू गो टू पोल्स वेरी सून। तो यहां पे विमेन फोक्स के लिए एक स्कीम लॉन्च करी है, पहले से लॉन्च थी, उसमें थोड़ा इंक्रीज करा गया है। अरुणोदय स्कीम करके असम के अंदर में स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लॉन्च 2020 में हुई थी। यहां पे क्या करा गया है, 9,000 रुपीज का यहां पे एक बोनस दिया जा रहा है। ओके, एज इफ यहां पे जैसे कुछ काम हुआ है, लेकिन यस यहां पे अरुणोदय स्कीम के अंदर में असम की जो गवर्नमेंट है वो 9,000 रुपीज ईच देने वाली है टू 40 लाख फैमिलीज इन असम। ओके, तो ये 2 अक्टूबर 2020 को लॉन्च करी गई थी। इट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग हाउस होल्ड इनकम एंड एम्पावरिंग वुमेन एज प्राइमरी बेनिफिशियरीज। दूसरा है क्या, मणिपुर के अंदर में भी 350 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल इंसेंटिव अनाउंस करा गया है विमेन फोक्स के लिए, बिकॉज स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द वायलेंस विच इज हैपनिंग इनसाइड मणिपुर। ओके, तो ये 2 स्टेट्स हैं जिन्होंने 2 फाइनेंशियल इंसेंटिव लॉन्च करे हैं। तो ये वन लाइनर्स हमें मिस नहीं करने होते। ओके, एक और वन लाइनर वाली न्यूज है। आई एम श्योर many times we miss out on these। तो एनसीबी बस पैन इंडिया ड्रग नेटवर्क टीम कल्कि अरेस्ट 2 टॉप ऑपरेटर्स। तो एक टीम कल्कि के नाम से एक पैन इंडिया ड्रग ऑपरेशन चल रहा था। तो एनसीबी ने उसको अगेन फाइनली बस्ट कर दिया है। द मेन ऑपरेटर्स जो है अनुराग ठाकुर, आई थिंक वन पर्सन नेम इज अनुराग ठाकुर, दूसरा विकास राठी। दे हैव बीन कॉट एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट जो 50 करोड़ प्लस से ज्यादा का धंधा हर महीने कर रहा था। ओके, तो यहां पे उनको दे हैव बीन कॉट नाउ एंड अब फाइनली इस टीम कल्कि को यहां पे इन्होंने एंड कर दिया है। ओके, किसने करा है? सो इट इज डन बाय एनसीबी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ओके, तो जो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए हमारी मेन बॉडी है उसका नाम है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी। ये एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है विच फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहां पे आ जाएगा होम मिनिस्ट्री। ओके, होम मिनिस्ट्री के अंदर में ये फंक्शन करती है। स्टैब्लिश हुई थी 1986 के अंदर में। हेडक्वार्टर कहां पे? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका हेडक्वार्टर बता सकते हैं? अगर कोई बताएगा वेल एंड गुड, नहीं तो टॉपिक एंड होने से पहले मैं आपको बता दूंगा। फाइनली करंट डायरेक्टर जनरल कौन है इस टाइम? तो अनुराग गर्ग, जो एक आईपीएस ऑफिसर है, अनुराग गर्ग, ही इज द करंट हेड ऑफ एनसीबी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो एनडीपीएस एक्ट 1986 को इंप्लीमेंट करता है। दैट स्पेसिफिक बॉडी इज हेडेड बाय अनुराग गर्ग। अब मुझे आप हेडक्वार्टर अगर कोई मुझे बता सकता है, बिल्कुल सही आंसर दिया दीप्ति ने। इट इज द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन वेयर? इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लाइक ए सेड कि हम इंपॉर्टेंट न्यूज में जो बाकी की न्यूज है उसको स्किप नहीं करेंगे। तो यहां पे नॉट अ गुड न्यूज, बिकॉज यहां पे लक्ष्य सेन, जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है बैडमिंटन में, उन्होंने फिर से फाइनल तो रीच करा ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का, लेकिन फाइनल में वो ताइवान के प्लेयर से हार गए। ओके, तो यहां पे सिर्फ विनर ही नहीं, सिर्फ रनर अप नहीं, सिर्फ इंडियंस नहीं, जो आपके विनर है उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है लिन चुन यी, जो है आपके ये ताइवान के, ही वॉज द मैन इन फाइनल जिन्होंने लक्ष्य सेन को ऑल इंग्लैंड ओपन में हरा के ऑल इंग्लैंड ओपन जीता है। ओके, लक्ष्य सेन जो है, व्हाई ही इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर? ही इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज रीच्ड द फाइनल्स ऑफ ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप। 2022 में भी ये फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन वहां भी हार गए थे। 2026 में ही अगेन रीच द फाइनल्स, बट अगेन ही लॉस्ट। बट यहां पे वी हैव टू गिव क्रेडिट टू लक्ष्य सेन कि यहां पे आप फाइनल में पहुंच रहे हो इस इतने बड़े टूर्नामेंट के, दैट इज ऑल्सो अ बिग डील। ओके, तो ये कौन सा टूर्नामेंट है? तो ये है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। अच्छा, ये ओपन आप पढ़ोगे कई जगहों पे ओपन एरा है। ये ओपन एरा क्या है? व्हाट इज दिस ओपन एरा? कई बार कहते हैं कि ओपन एरा जो है वो एक ईयर से स्टार्ट हुआ था, उससे पहले ओपन एरा नहीं था, क्लोज एरा था। तो ये ओपन एरा क्या है? तो देखिए, पहले जो टूर्नामेंट्स होते थे उसमें
दो टाइप के टूर्नामेंट्स होते थे, एक होता था एमेच्योर टूर्नामेंट, एक होता था आपका प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल में जो इसको फुल टाइम करता है सिर्फ वो पार्टिसिपेट करेगा, और एमेच्योर में जो एज अ हॉबी इसको परस्यू कर रहा है, यानी ही इज नॉट समवन जो रेगुलरली इसके लिए प्रैक्टिस करता है, वर्क करता है। लेकिन स्लोली व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि एमेच्योर के अंदर में देयर वर सर्टेन प्लेयर्स हु वर प्लेइंग बेटर देन प्रोफेशनल प्लेयर्स, यानी कि इट वाज समथिंग दे वर लेट्स से लाइंग अबाउट कि दे आर नॉट एमेच्योर, दे आर प्रोफेशनल। तो ओपन टूर्नामेंट कब से स्टार्ट हुए कि जब एमेच्योर और प्रोफेशनल को एंड कर दिया एंड देयर वाज अ सिंगल टूर्नामेंट। ओके, तो यहां पे जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जो बैडमिंटन का सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, कितना प्रेस्टिजियस है, जैसे क्रिकेट में विंबलडन होता है, सॉरी क्रिकेट नहीं, क्रिकेट ही क्रिकेट चल रहा है दिमाग में, जैसे टेनिस में विंबलडन होता है, इसको विंबलडन ऑफ बैडमिंटन कहा जाता है। ओके, तो विंबलडन जो टूर्नामेंट है वो भी इंग्लैंड में होता है, ये जो टूर्नामेंट है ये भी बर्मिंघम जो इंग्लैंड में है वहीं पे ही होस्ट किया जाता है। ओके, इंडिया में इसके पहले भी विनर्स रह चुके हैं। प्रकाश पादुकोण, यस आपने सरनेम सुना होगा, दीपिका पादुकोण। प्रकाश पादुकोण इज फादर ऑफ दीपिका पादुकोण, अ वेरी फेमस, अ वेरी डेकोरेटेड बैडमिंटन प्लेयर ऑफ इंडिया, जिन्होंने 1980 में ऑल इंग्लैंड क्राउन यहां पे जीता था। और फुलेला गोपीचंद है जो 2001 में जिन्होंने इस चीज को जीता है। सिर्फ 2 इंडियन प्लेयर्स हुए हैं जिन्होंने मेंस का सिंगल्स टाइटल जीता है, एंड लक्ष्य सेन जो थे वो 3rd यहां पे टाइटल बन सकते हैं। ओके, तो ये है विथ रिगार्ड टू योर ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप, और यहां पे ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य सेन का जो रिकॉर्ड है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से एक इंपॉर्टेंट न्यूज हम गो थ्रू करेंगे। तो यहां पे आंध्र प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जिसने पहली पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबु नायडू, ही इज अ वेरी एक्टिव चीफ मिनिस्टर, और स्टेट को फॉरवर्ड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज, फ्यूचर लुकिंग पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। जैसे उन्होंने रिसेंटली पिछले साल ही एक स्पेस सिटी और एक ड्रोन सिटी बनाने का अनाउंस करा है आंध्र प्रदेश के अंदर में। वहां पे फॉरेन डेटा कंपनीज अगर अपना सेंटर्स ओपन करना चाहती हैं तो वो उनको मिनिस्कुल रेट के ऊपर पे, 1 रुपये के ऊपर पे रेट लैंड प्रोवाइड करने को रेडी हो चुके हैं। तो दे आर फ्यूचर लुकिंग कि कैसे हम यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी आंध्र प्रदेश ने इंट्रोड्यूस करी है। तो यहां पे इट इज अ शिफ्ट किस चीज का है? पहले हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे थे स्टेट लेवल पे, अब हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं मैनेज कर रहे हैं। एंड व्हाई आंध्र प्रदेश हैज बॉट दिस पॉलिसी? बिकॉज आंध्र प्रदेश में जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि पर वुमेन कितने बच्चे हो रहे हैं, इट इज एट अ वेरी लो लेवल। करंटली जो 2023 का डेटा हमारे पास में है उसके अकॉर्डिंगली ये 1.5 है। 1.5 का मतलब क्या है? 1.5 का मतलब यह है कि ऑन एन एवरेज एक वुमेन के 1.5 बच्चे हो रहे हैं। अब 1.5 कैसे, आधा बच्चा कैसे हो सकता है? ये तो मतलब इलॉजिकल लगता है। तो देखिए ये क्या है, ये एक एवरेज है, रेशियो है। तो आप इसको 1.5 को ऐसे करिए, 1.5 का 1 होता है, नीचे हो गया तो ये हटा दूंगा तो ये हो जाएगा। यानी कि भाई 10 औरत अगर है, 10 वुमेन जो है, तो उसमें करीब 15 बच्चे हो रहे हैं। तो किसी के 3 हो सकते हैं, किसी के 2, किसी के 1, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 वुमेन के 15 बच्चे हो रहे हैं। तो ये 1.5 है, विच इज बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? तो देखिए टीएफआर और रिप्लेसमेंट लेवल, 2 ऐसे टर्म्स है जो आपको समझने चाहिए। टीएफआर ये दिखाता है कि ऑन एन एवरेज किसी वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज में है उसके ऑन एन एवरेज कितने बच्चे हो रहे हैं। तो यहां पे जैसे हमने क्या कहा 1.5 है, तो ऑन एन एवरेज एक वुमेन के 1.5 बच्चे हो रहे हैं। ओके, एक वुमेन के क्या हो रहे हैं? 1.5 बच्चे हो रहे हैं। ओके, तो ये जो नंबर है ये शोकेस ये करता है कि एक वुमेन अकेले तो बच्चा नहीं करेगी, साथ में एक हस्बैंड होगा। ओके, तो यानी कि 2 लोग हैं, पर 2 लोग मिलके क्या कर रहे हैं? सिर्फ 1.5 कर रहे हैं। यानी कि पहले 2 लोग थे, 2 था, अब 1.5 हो रहा है। यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वहां पे पॉपुलेशन कम हो रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं जब टीएफआर 2.1 से नीचे होता है तो इसको हम बोलते हैं कि अब पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। 2.1 जो है दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट रेट। अगर 2.1 है तो इसका मतलब समझ जाइए कि 2.1 अपॉन 10, यानी अगर 10 वुमेन है तो उनके ऑन एन एवरेज 21 बच्चे हो रहे हैं। यानी 10 वुमेन 10 मैन, यानी हस्बैंड वाइफ हो गए 10-10, तो 20 लोगों के बीच में अगर 21 बच्चे हो रहे हैं तो हम रिप्लेसमेंट रेट पे हैं। एक बच्चा ज्यादा क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? 21 क्यों है? बिकॉज देयर वुड बी मेनी चिल्ड्रन जो
हु वुड डाई बिफोर द एज ऑफ लेट्स से एडल्टहुड, तो उनको यहां पे करने के लिए कि हम रिप्लेसमेंट लेवल पे है कि पॉपुलेशन जो है वो अब डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रही, स्टडी हो चुकी है, आपकी जो पुरानी पॉपुलेशन है, जनरेशन है, उसको रिप्लेस कर रही है, तो उसके लिए हमारे पास में TFR होना चाहिए 2.1. Okay, so TFR of 2.1 is called as what? It is called as replacement level fertility. तो अगर 2.1 से TFR है तो आपकी पॉपुलेशन कम हो रही है, TFR अगर आपका 2.1 है यानी कि आपकी पॉपुलेशन स्टडी हो चुकी है, अगर TFR 2.1 से ज्यादा यानी आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. तो अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया का TFR इंडिपेंडेंस के टाइम पे था 6. ओके, विच सिंपली मीन्स कि एक वुमेन के ऑन एन एवरेज 6 बच्चे हो रहे हैं. ओके, जरूरी नहीं एक के ही हो रहे हो सकता है किसी के 8 हो रहे हो, किसी के 4 हो रहे हो, किसी के 2 हो रहे हो, किसी के 10 हो रहे हो. ठीक है, अब दादा नाना का टाइम सोचिए, पता करिए वहां पे ये इट वाज वेरी कॉमन कितना था. तो इंडिपेंडेंस में ऑन एन एवरेज 6 चिल्ड्रन वर बॉर्न टू अ सिंगल वुमेन. अब क्या हो चुका है, इट इज अराउंड 1.9. तो नाउ यू टेल मी कि अगर इंडिया का TFR 1.9 है तो इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या स्टडी है? ओके, तो आप बताइए, अगर 1.9 है इंडिया की TFR तो इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या स्टडी है? ओके, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर फॉरगेट अबाउट दीज वन लाइनर्स कि जब भी हम TFR या कुछ भी पढ़ेंगे हमें स्टेट लेवल डेटा भी पता होना चाहिए. जैसे इसमें स्टेट वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, सबसे कम किसकी है. तो हाईएस्ट TFR जो है, सबसे ज्यादा बच्चे पर वुमेन कहां पे हैं, आज भी बिहार के अंदर में ही है. इंडिपेंडेंस के टाइम में भी हाईएस्ट TFR बिहार का ही था, आज भी बिहार का ही है, लेकिन अब बिहार का TFR बहुत कम हो चुका है. अगर ये जो है ये लेटेस्ट डेटा है 2.8 का है, 2011 में ही इट वॉज मोर देन 3.6 कुछ था, यानी कि हमने पिछले 15 साल में बिहार ने भी कम करा है, बट स्टिल इट इज 2.8. और लोएस्ट TFR का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का नहीं है, तमिलनाडु का है. तमिलनाडु ने कोई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं लाया है वो, लेकिन वहां पे TFR क्या है, 1.3 है. तो यहां पे ऑन एन एवरेज एक वुमेन के सिर्फ 13 बच्चे, 10 वुमेन मिलके 13 बच्चे कर रही है. ओके, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है यहां पे. ओके ओके, सो यहां पे आई कैन सी, बिल्कुल सही दीप्ति, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि हमारी TFR 1.9 है तो हमारी पॉपुलेशन यहां पे डिक्रीज हो रही है. ओके, सो दिस इज विथ रिगार्ड टू इंडियाज TFR. ओके, तो यहां पे जो ओके न्यूज क्या थी, आंध्र प्रदेश का है पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी लेकर आए, विच इज बेसिकली कि यहां पे जो गवर्नमेंट है वो अब पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने को प्रमोट करेगी, वो कंट्रोल नहीं कर रही है, वो ट्राई करेगी कि हम वापस से रिप्लेसमेंट लेवल पे आए. तो कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जाएंगे फॉर सेकेंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड. जैसे कि यहाँ पे इट इज प्रोवाइडेड कि अगर कोई इनफर्टाइल कपल है तो वहां पे IVF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. अब अप टू 18 ईयर्स जितने भी चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में आगे जाके फ्री मिलेगी उनको. यहाँ पे सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड के लिए 25,000 का इंसेंटिव अनाउंस करा गया है. न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाएगा 1500 रुपीज का. इस तरीके की पॉलिसीज यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अनाउंस करी गई है, क्योंकि अब फोकस क्या है, पॉपुलेशन डिक्रीज पे या कंट्रोल पे नहीं है, यहाँ पे आपका फोकस है किस पे, पॉपुलेशन को मैनेज करने के ऊपर पे, कि स्टेबलाइज करा जा सके. ओके, सो दिस इज विथ रिगार्ड टू योर न्यूज एनालिसिस फॉर टुडे. ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज इंक्लूडिंग द वेरी इंपॉर्टेंट ICC T20 वर्ल्ड कप हमने कवर करा है. और भी कुछ आज के न्यूज में AI रिलेटेड अच्छी न्यूज आई है. अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो एक्सप्लेन पेज को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं. मैंने उसका MIT बनाने का डिसाइड करा है, तो एक या दूसरी जो MIT होगी उसमें आपको कभी ना कभी आपको ये AI रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा भी प्रोवाइड करा जाएगा. ओके, एनीवे, नाउ इट इज टाइम टू लुक एट द टुडेज इंपॉर्टेंट 20 GK क्वेश्चन प्लस 1 बोनस क्वेश्चन आपके लिए हमेशा की तरह आज भी है. ओके, सो यू नो the way in which you are going to answer. You have to write the number of the question number and then you have to write the correct answer. तो 1A, 1B, 1C या 1D इस तरीके से आप लिखोगे. So I would know कि आपने आंसर सही लिखा है या नहीं लिखा है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Let's see if you can answer this. Okay, तो first, which country emerged as the champion of the ICC Men's T20 World Cup? Okay, किसने जीता है? बहुत सिंपल सा आंसर है. फर्स्ट का आंसर क्या देंगे आप? तो यस, बिल्कुल सही, फर्स्ट का आंसर है A, इंडिया. ओके, गुड. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. लेट्स सी, क्या आप सेकंड को आंसर कर सकते हैं क्या? इन द फाइनल ऑफ ICC Men's T20 वर्ल्ड कप विच टीम लॉस्ट टू इंडिया? इंडिया ने फाइनल में किस टीम को हराया है? ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. लेट्स सी यू कैन आंसर इट और नॉट. तो यस, बिल्कुल सही, सेकंड का आंसर है D, न्यूजीलैंड. बिल्कुल सही. थर्ड पे आ जाते हैं.
ओके, हु रिसीव द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन द फाइनल। देखिए यहां पे प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन फाइनल पूछा, यानी फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था, तो ये भी हमने डिस्कस करा है। तो लेट्स सी, कैन यू आंसर दिस वन। बिल्कुल सही, सेकंड का। थर्ड का आंसर क्या है, सी, जसप्रीत बुमराह। थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ पे आ जाते हैं, हु वॉज ऑनर्ड विद द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड, POTM, तो प्लेयर ऑफ द मैच होता, सॉरी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसको मिला है, तो यहां पे इट वाज गिवन टू, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, बी, संजू सैमसन। दीप्ति हर जगह 1 नहीं लगाना है, अगर अब आप 4 का आंसर, थर्ड का आंसर दे रहे हो तो थर्ड के बाद आपको 3 लिखना है और फिर सी लिखना है। आप फोर्थ का आंसर लिख रहे हो तो आप फोर्थ का आंसर बी, ऐसे 4 भी लिखोगे, 1 बी नहीं। यस, बिल्कुल सही। आप नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडियाज विक्ट्री इन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप रिजल्ट इन विच हिस्टोरिकल अचीवमेंट। अच्छा बताइए कौन सा हिस्टोरिकल अचीवमेंट यहां पे करा है। ओके, फर्स्ट टीम टू होस्ट एंड विन द टूर्नामेंट, बिल्कुल सही है। फर्स्ट टीम टू रीच 5 T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स, नो। फर्स्ट टीम टू विन द टूर्नामेंट आउटसाइड एशिया, नो। फर्स्ट टीम टू विन consecutive ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1, A और D में कौन सा ज्यादा सही होगा। ओके, इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। ओके, अब देखिए यहां पे फर्स्ट टीम टू होस्ट एंड विन द टूर्नामेंट, इट इज नॉट कंप्लीटली अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे ये T20 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टीम टू विन कंसेक्यूटिव आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। दिस माइट बी रॉन्ग, बिकॉज हो सकता है यहां पे आप 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो यहां पे, लेकिन दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। तो फिफ्थ का आंसर ए नहीं, डी होगा। यस गणेश, गुड आफ्टरनून, यू आर वेरी लेट टू द पार्टी। हम क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर, स्टार्ट आंसरिंग फ्रॉम हियर नाउ। 6 से आप आंसर कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन है आपका, इंडिया वॉन द 83 क्रिकेट वर्ल्ड कप अंडर हुज लीडरशिप एज कैप्टन। 1983 का जो पहला वर्ल्ड कप था वो हमने किसकी कैप्टनशिप में जीता था। इट वॉज नॉट दिस, इट वॉज अंडर कपिल देव। आई थिंक ये तो मैंने आपको आंसर भी दिया है, तो यह 6 का आंसर हो जाएगा ए। 7 पे आ जाते हैं, 7, लेट्स सी 7। After 26 victory, how many ICC limited over World Cups, ODI and T20 combined? अब देखिए एग्जाम में हो सकता है ये चीज ना लिखी हो, तो एक्सपेक्टेड है लिमिटेड ओवर वर्ल्ड कप का मतलब क्या है, T20 भी पूछ रहा है और ODI या 50 ओवर भी पूछ रहा है आपसे, टोटल पूछ रहा है। ओके, कितने जीते हैं टोटल, तो 7 का आंसर आप क्या दोगे, 7 का आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। ओके गणेश, आप आंसर कैसे करोगे, आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो लिखना है और उसके बाद ए या बी या सी डी जो सही लगता है आपको वो ऐसे लिखना है, सो दैट आई नो कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। Who served as the supreme leader of Iran before the recent leadership change? अब देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आस्किंग यू कि who was supreme leader of Iran before the recent change, जो अभी चेंज हुआ है उससे पहले कौन था। ओके, तो उससे पहले कौन था, इट वॉज अयतुल्ला अली खमेनी। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। ये सब जो है, ये बाकी के जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों फॉर्मर एंड प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है। ओके, 9th लेट्स सी, 9th आप आंसर कर पाते हैं क्या, बिल्कुल सही दीप्ति। 9th पे आ जाते हैं अब हम, हु हैज रिपोर्टेडली बीन नेम्ड द न्यू सुप्रीम लीडर। अली खमेनी की डेथ के बाद किसको नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है, तो उन्हीं के ही सन खमेनी, मुस्तबा खमेनी को बनाया गया है। तो देखिए एक लंबा सा ये दिख रहा है, ये नहीं है, इट इज ए। तो 9th का आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही दीप्ति। गणेश, आपने सही आंसर दिया है 8 का, 9th का भी दीजिए आप, बिल्कुल सही दीप्ति। 10th का देखते हैं, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, क्या ये कर पाएंगे, मोहम्मद खतामी नहीं, हसन रूहानी नहीं, इब्राहिम रईसी नहीं, ये सब फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं। तो करंट प्रेसिडेंट कौन है ईरान का, 10th का आंसर क्या दोगे आप, 10th का आंसर है डी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने 10th का भी। 11th पे आ जाते हैं, विच इरानियन नेवल शिप रिसेंटली डॉक्ड इन इंडिया फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सी वो शिप है जिसको कोची के डॉकयार्ड में हमने अलाउ किया है। ओके, कौन सी वाली शिप है, 11th का आंसर क्या दोगे, आई एम श्योर ए और बी आप कर चुके होगे, डी भी आपने रिमूव कर दिया होगा, तो 11th का आंसर क्या है करेक्टली, इट इज सी, बिल्कुल सही दीप्ति। गणेश, आपने 10th का भी आंसर सही दिया है, 11th का ओके 11th का भी आपने सही दिया आंसर, नाइस टू नो। ओके, 11th का आंसर है सी। 12th पे आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट चीता इन इंडिया। प्रोजेक्ट चीता के लिए कौन है, तो मैंने आपको बताया था जितनी भी बिग कैट्स इंडिया में सबको रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल अथॉरिटी है। इन चारों में से वो अथॉरिटी कौन सी है,
इफ यू कैन आंसर 12th का, बिल्कुल सही। 11th का दोनों ने सही आंसर दिया आपने। बिग कैट्स के लिए कौन सी है? इट इज NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, तो 12th का आंसर है बी। 13 पे आ जाते हैं। इन विच ईयर वॉज अ चीता ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया? कौन से साल में चीता को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया के अंदर में? व्हाट वाज द ईयर? द ईयर वाज, आई एम श्योर दीप्ति, आई नो यू आर गोइंग टू गिव द राइट आंसर। आप 2 बार पहले ही इसको आंसर को कर चुके हो। 13 का करेक्ट आंसर क्या है? 13 का करेक्ट आंसर है ए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है। 14 पे आ जाते हैं। विच नेशनल पार्क सर्व एज द मेन रिलीज साइट फॉर चीतास अंडर प्रोजेक्ट चीता? वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज कि भाई कहां पे मेन ग्राउंड कौन सा था जहां पे उनको बेसिकली आपने रिलीज करा था? कौन सी जगह पे करा था? तो इट वाज रिलीज्ड इन कूनो नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो कहाना भी लिखा है, इसको मत कर देना। कूनो नेशनल पार्क है जहां पे हमने उनको करा है। तो लेट्स सी आप 14 का आंसर सही कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अभी तक आप सही आंसर कर रहे हैं। लेट मी सी 14 का आपने सही दिया या नहीं दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दिया 14 का भी आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसलिए एफ तो ऑप्शन ही नहीं है घनिष्ठ, ABCD के बाद EF तो है ही नहीं ऑप्शन। ओके, बिल्कुल सही कर दिया आपने, डी। 15 पे आ जाते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट इन विच स्पोर्ट? अब बताइए भाई, ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप किस स्पोर्ट से रिलेट करता है? 15 का आंसर, लक्ष्य सेन किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? कौन से टूर्नामेंट में वो रनर अप रहे हैं? सो दैट इज इन बैडमिंटन। तो ये क्या हो जाएगा? 15 का आंसर सी हो जाएगा। ओके दीप्ति, देखो जल्दी से आपने ए मार्क कर दिया। ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, इसको विंबलडन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन के बारे में 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला है ही वॉन द ऑल इंग्लैंड टाइटल इन 2026, तो ये तो फॉल्स है, ऑब्वियसली हार गए, रनर अप रहे। ही वॉन द ऑल इंग्लैंड टाइटल इन 22, ये भी गलत है, उस टाइम भी रनर अप रहे थे। He has never reached the ऑल इंग्लैंड फाइनल, ये तो बिल्कुल गलत है, फाइनल में थे, तो ऑब्वियसली ये सही है। 2 बार फाइनल में पहुंचे हैं बट डिड नॉट विन द टाइटल। तो 26, 22 और ये तीनों को एक साथ बी क्या है? इनकरेक्ट कर रहा है, और ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो 16 का आंसर है बी। ओके, 15 का आपने सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है। 16 का हम सीइंग की, 16 का आपने सही दिया है नहीं दिया? बिल्कुल सही, 16 का आपने सही दिया है। 17 पे आते हैं। एनसीबी ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट? एनसीबी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में वर्क करता है? ओके ओके, यू टेल मी भाई, किसके अंदर में वर्क करता है एनसीबी? इजी सा क्वेश्चन है आप सबके लिए। 17 कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, 18 पे आते हैं। लेट्स सी 18 आप कर पाते हैं कि बहुत सिंपल सा है। अरुणोदय स्कीम इज अ वेलफेयर इनिशिएटिव इंप्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट? अरुणोदय स्कीम जो है किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट ने लॉन्च किया है? इट्स अ वेलफेयर इनिशिएटिव अंडर। 18 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही घनिष्ठ और दीप्ति, आप दोनों ने 17 का सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही। 18 का आप सही देते हैं क्या? लेट मी सी 18 का आंसर आपने सही दिया नहीं दिया? इट्स नॉट मेघालय, त्रिपुरा। हमने पढ़ा है मणिपुर और असम दोनों ने फाइनेंशियल इंसेंटिव लॉन्च करा है। अरुणोदय किसकी स्कीम है? इट इज ऑफ असम। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। 19 पे आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट 3 क्वेश्चंस आज के। विच स्टेट इंट्रोड्यूस अ ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी इन 2026 इंकरेजिंग फैमिलीज टू हैव 2 और 3 चिल्ड्रन? कौन सी स्टेट है जो पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी यहां पे अनाउंस करा है? ओके, तो 19 का लेट्स सी आप क्या आंसर देते हो? इट्स ऑब्वियसली नॉट ए, इट्स नॉट ऑब्वियसली बी, इट्स नॉट ऑब्वियसली डी, इट इज सी। तो 19 का आंसर क्या है? सी, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। 18 का आपने ए बिल्कुल सही, 19 का आपने सी बिल्कुल सही आंसर दिया है। 20th का बताइए, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी किसको माना जाता है? किस लेवल पे माना जाता है कि पॉपुलेशन जो है वो स्टडी हो चुकी है? ओके, पॉपुलेशन स्टडी है, जो लास्ट ईयर थी उतनी ही पॉपुलेशन इस साल रहने वाली है, नेक्स्ट जनरेशन में सेम पॉपुलेशन रहेगी, तो वो रिप्लेसमेंट रेट क्या मानी जाती है? 20th का आंसर क्या दोगे आप? Obviously, it's not going to be 4 children. It's not going to be 3. It's not going to be 1.5. It is 2.1. तो 20th का आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही आंसर है दीप्ति, गुड। Okay, I expect others to also join us for this. Okay, next time I expect more students to participate in the quiz. Okay, finally, which Indian state is known to have one of the lowest TFR? कौन सी स्टेट है जिसका वन ऑफ द लोएस्ट टीएफआर है? हाईएस्ट नहीं पूछा है, लोएस्ट पूछा है, यानी कम। तो हमने पढ़ा था एक स्टेट है इंडिया में जिसकी 1.3 है,
आंध्र प्रदेश यहां ऑप्शन में ही नहीं है, 1.5 है जिसका। हाईएस्ट जो है वो हमारे पास यहां पे बिहार का है, तो यू नो कि बिहार तो आंसर नहीं है। जल्दबाजी में गलत मत कर देना। लोएस्ट टीएफआर पूछा है, लोएस्ट टीएफआर 1.3 किसका है? इट इज ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, तो ये बोनस क्वेश्चन था। आई होप यू हैव आंसर इट। बिल्कुल 21 का आंसर क्या दिया आपने? देखो यही गलती दीप्ति, जो मैंने बताया आपने वही गलती करी, जल्दबाजी में आपने बी टिक कर दिया है। लोएस्ट टीएफआर पूछा है। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हमने कवर करी है, प्लस हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेरा मन तो ये था कि आज पूरे 21 क्वेश्चन जो हैं वो वर्ल्ड कप के ही पूछ लूं मैं। मेरे पास इससे ज्यादा क्वेश्चन भी बना लिए थे मैंने, बट आई फेल्ट कि ठीक है आप न्यूज एनालिसिस से भी उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके बाकी सेक्शंस के भी रखे हैं। ओके अगेन आपको क्या करना है? न्यूज एनालिसिस रेगुलरली फॉलो करना है। क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉन क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है। बहुत अमेजिंग नोट्स बनेंगे आपके, और एंड में जो क्वेश्चन बैंक है आपको वो दोनों, हर किसी स्टूडेंट को अपना खुद का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करना है। ठीक है, इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करता हूं। कोई कमेंट हो, कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेट अस नो। विल गोइंग टू इंप्लीमेंट दोस स्पेसिफिक फीडबैक इन आवर फ्यूचर न्यूज एनालिसिस आल्सो। ओके, इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।